नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं अशोक वानखेड़े की। क्यों? ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति का और वो भी विश्लेषण करने का अगर किसी ने ठेका ले रखा है तो वो है अशोक वानखेड़े। इसलिए अशोक वानखेड़े पे बात करना ज़रूरी हो जाती है। एग्जिट पोल आए 20 नवंबर को। उसके एक दिन बाद इसने अपने चैनल पे अपनी तरफ से एग्जिट पोल दिए, लेकिन उससे पहले ये घूम के आया मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र। अब सेलेक्टेड क्यों? आपने जब आकलन करना था तो आकलन करने के लिए आप महाराष्ट्र के सभी इलाकों में जाना चाहिए था, लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ ही क्यों? क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर शरद पवार का डंका बजता था। तो इसको लगा कि शायद वहां पे जो है वो इसको मसाला मिलेगा और फिर ये बैठकर अपने चैनल के ऊपर जो है वो एक्सरे करेगा। और ये वहाँ पहुँचा, लोगों से मिला, और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि लोग जो है वो इन लोगों को जानते भी हैं। तो अगर ये किसी को पूछेंगे तो वो सीधे तौर से इनकी मानसिकता को जानते हैं, तो वो उसी तरीके से जो है वो उसका जवाब भी देंगे कि वो किसको वोट दे रहे हैं। तो एक कारण तो ये था कि वो शरद पवार का गढ़ माना जाता है, और दूसरा ये इसलिए वहाँ पहुँचा था क्योंकि जारांगे पाटिल ने वहाँ पर आंदोलन किया था। जैसे था ना कि किसान आंदोलन जब हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पे था, तो जो वामपंथी मोदी विरोधी मीडिया थे उनको आने की अनुमति थी, बाकी किसी को अनुमति नहीं थी। तो इस बार जो है ये वहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद इसने जो है वो आंकड़े देना शुरू किए। लेकिन चुनाव परिणाम के पहले दिन शाम का, और जिस दिन चुनाव परिणाम आया था उस दिन सुबह का, आप इसका वीडियो उठा के देखिए। मेरे ख्याल से ये उल्टा चश्मा और न्यूज लॉन्चर 2 चैनलों पे जाता है, और मैं आप लोगों से एक बार फिर कहूँगा कि आप जाके जो है वो ज़रूर देखें इसको। तो इसने जो है वो महाविकास आघाड़ी की सरकार बना दी, और महाविकास की आघाड़ी की सरकार बना दी तो इसको लगा कि इस बार जो है वो शायद उनके बिल्ली के भाग का जो है वो छिक्का टूट जाएगा। लेकिन परिणाम उसके उलट आ गए। अब उलट आ गए तो अपने आप को कैसे डिफेंड करें, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब अशोक वानखेड़े का एग्जिट पोल या उसका जो आकलन था वो गलत निकल गया, तो फिर एजेंसियां क्या वहां पे जो है वो धूल फांक रही थी? हरियाणा में उनका भी गलत निकला था, तो एजेंसियां क्या वहां पे धूल फांक रही थी? और वो लोग जो महाराष्ट्र में जो है वो महाराष्ट्र के लोकल नहीं है, लेकिन वो बाहर से गए, 2 दिन वहां पे निकाले, लोगों से मिले, और उसके बाद में उन्होंने आकलन किया, स्टडी किया, और उनका जो एग्जिट पोल जो है वो सही हो गया। तो फिर इस एग्जिट पोल में विरोधाभास क्यों? क्यों अशोक वानखेड़े को यह लगता है कि उसने जो बोल दिया वो ही सही है, बाकी सब लोग जो है वो गलत है? तो इसमें इसलिए मैंने कहा था कि इस आकलन में उससे एक भारी गलती हो गई। और भारी गलती कौन सी हो गई? उसको लगा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम में जिस तरीके से उसने केसी वेणुगोपाल के ऊपर हमला बोला कि कांग्रेस पार्टी अब सुधर गई होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सुधरने का नाम लेगी ही नहीं। अब इन लोगों को कैसे लग जाता है कि इस बार जो है वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा? तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इसने जो है वो अपना, जिसको कहें कि खुद का एक्सरे करना शुरू कर दिया, और खुद के एक्सरे में इसने महाराष्ट्र के चुनाव में चंद्रचूड़ को जो है, जो सीजीआई थे, उन तक को शामिल कर दिया, चुनाव आयोग को भी लपेटा, लेकिन खुद का बचाव करने की एक रणनीति है इसकी, और कुछ भी नहीं है, ये बौखलाया हुआ है। तो जब आप इसके वीडियो को देखोगे तो इसने जब कहा, आप देखोगे 2019 में, कि 2019 में पुलवामा की वजह से पूरे देश में राष्ट्रवाद का बुखार था। उसे बुखार नहीं कहते, बुखार तो अब तुम जैसी गैंग के चढ़ा हुआ है। जब से हरियाणा का विधानसभा चुनाव परिणाम आया है और उसके बाद में महाराष्ट्र का जो चुनाव परिणाम तुम लोगों ने देखा है, उसकी वजह से तुम्हें बुखार चढ़ा हुआ है। और कभी भी राष्ट्रवाद के लिए जो है वो बुखार शब्द मेरे ख्याल से तो जो है वो यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरा, शायद ये भूल गया कि हरियाणा में जिसको ये चड्डी गैंग कह के बुलाते हैं, आरएसएस को, एक्चुअल में वामपंथी विचारधारा के जो दलाल मीडिया पत्रकार है उनको लगता है कि ये चड्डी गैंग है क्योंकि वो निकर पहनते हैं। लेकिन आरएसएस ने जो है वो अपना ट्रेंड बदला है, अब वो पैंट पे आ गए, खाकी पैंट पे। तो उन्होंने तो जो है वो उसको छोड़ दिया,
लेकिन इस बार आरएसएस ने अशोक वानखेड़े की चड्डी उतार दी। अब वो जो है वो नंगा घूम रहा है, और इस पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई पत्रकार आपको मिलेगा जो नंगा घूमता हुआ, तो वो अशोक वानखेड़े अब मिलेगा, जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो ये थंबनेल दिया था। और एक और चीज़ आप देखिए, इसको लगता है कि अगर सीजीआई चंद्रचूड़, जब अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ी, क्योंकि दर्द ये नहीं है कि महाराष्ट्र का चुनाव हार गया, इस व्यक्ति को दर्द ये है कि शरद पवार जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो आप अंदाजा लगाएं, जिस 2019 में जो मैंडेट जो मिला वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार को मिला था, शिवसेना पार्टी को मिला था, महाविकास आघाड़ी को नहीं मिला था। तो इनका आकलन आप देखिए, रवीश कुमार का भी एक आप वीडियो देखिएगा, उसमें वो सीधे तौर से कहता है कि जिस तरीके से जनादेश का अपमान किया, तो अपमान किसने किया? शरद पवार ने किया। अपमान किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन इनके मुंह में जब ऐसी बात आती है तो इनके मुंह में जो है वो दही जम जाता है। इनको लगता है कि 2019 में जनता ने जो जनादेश दिया वो महाविकास आघाड़ी को दिया, लेकिन ये एक गलतफहमी है। जनादेश जो था वो भारतीय जनता पार्टी का था और उसमें शिवसेना उसकी सहयोगी थी, इस वजह से शिवसेना को ज़्यादा सीटें मिली थी। और ऐसा इस तर्क के पीछे भी जो है वो कारण है। अब फिर जब चुनाव हुए हैं 2024 के विधानसभा चुनाव में, तो शिंदे की जो शिवसेना है वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, इसलिए उसको वोट मिला है। उसके अपने दम पे अगर वो चुनाव लड़ती तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे भी वो इतनी सीटें जीत जाती। 30 के आसपास या 25 के आसपास वो सीटें जीतती। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरीके से 149 सीटों पे 130 के आसपास अगर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि उसका स्ट्राइक रेट जो है वो कितना ज्यादा है। और इसलिए बस अशोक वानखेड़े का जो है वो, जिसको हम कहें कि आकलन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मराठवाड़ा और विदर्भ, जहां पे इन लोगों को ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से 10 सीटें जीतेगी, उस पूरे एरिया में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार 10 सीटों पे आ गई और भारतीय जनता पार्टी शोपड़ा साफ करके चली गई। तो इन लोगों को हरियाणा के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी ही नहीं, इन लोगों ने भी कोई सबक नहीं सीखा। जहां पे किसान आंदोलन का गढ़ माना गया, केंद्र रहा हरियाणा, क्योंकि पंजाब के सारे किसान जो है वो हरियाणा में डेरा डाले हुए थे। और उसके बाद में पहलवानों का आंदोलन देखा, और जिस तरीके से अग्निवीर योजना को प्रोजेक्ट किया गया था, उसके बाद में जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें जीत जाती है, 49 सीटें, तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि उससे इन लोगों ने सबक नहीं लिया। और आंकलन का दोहरा, जिसको हम कहें कि दोगलापन भी देखिए। जो व्यक्ति चुनाव परिणाम के सुबह तक ये कह रहा था कि महायुति जो है वो बिखरी हुई है और महाविकास आघाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं इससे बहुत आगे जाती हुई दिखाई देती है, और बेवकूफ़ गधा अब आकलन जो कर रहा है उसमें कह रहा है कि महाविकास आघाड़ी बिखरी हुई है। तो आप इनके तर्क और इनके लॉजिक तो सुन के देखिए, आप सोचोगे कि ये किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं। तो इनका यह है कि अगर इनके हिसाब से अगर नहीं है तो आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दीजिए कि कैसे जो है वो चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र का चुनाव एक ही दिन में कर दिया। तो इन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जिस चुनाव आयोग ने और जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में अगर शांति से चुनाव हो सकते हैं, तो महाराष्ट्र में एक दिन में चुनाव क्यों नहीं हो सकते? अब वो गढ़चिरौली वो नहीं रहा जहाँ पे पहले माओवादी जो है वो चुनाव नहीं होने देते थे। अब ऐसी संभावनाएं जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र में जो है वो एक दिन में भी चुनाव हो सकता है। तो ये जो है वो इनके आकलन की आप मिस्टेक देखिए। और फिर इनको लगता है कि झारखंड में जो है वो जेएमएम कैसे जीत गई। तो इन लोगों को ये पता होना चाहिए, आप जेएमएम को बाहर कर दीजिए और कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ा के देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का क्या असर होगा। जेएमएम इसलिए चुनाव जीत गई क्योंकि आदिवासी बेल्ट में हेमंत सोरेन का जो है, शिबू सोरेन, उन्होंने किसी ज़माने में जो है वो जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने ज़मीनें वापस दिलवाई थी आदिवासियों को। दूसरा, मैंने तो पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में ही बात की है कि झारखंड की परिस्थितियां अलग थी, और जिस तरीके से ईडी ने हेमंत सोरेन को जेल में डाला और वो छूट के आए, तो उससे जो है वो हेमंत सोरेन को उसको फ़ायदा मिला। एक फ़ायदा सीधे तौर से जो है वो फ्री होके आया, सिंपैथी वोटर उसके साथ जुड़ा, और दूसरा इसी बीच जेएमएम को जो है वो एक, जिसको हम कहें कि डायमंड जैसा एक लीडर मिल गया, कल्पना सोरेन।
जो हेमंत सोरेन से 2 कदम आगे दिखाई दी। और जिस जयराम महतो की उम्मीद लगाए बैठे थे, उसने भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी वोट उसको नहीं मिला, उसने भारतीय जनता पार्टी को ही डेंट किया, और यही कारण थे कि वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी सरकार बना ली। फिर इनके आकलन पे अगर हम आते हैं, तो इनको लगता है कि इस चुनाव में जो है वो पैसे फेंके जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा चुनाव है जिसमें पैसे नहीं फेंके जाते? मैं इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन अगर पार्टियों को चुनावों में पैसा खर्च नहीं होता तो फिर ये फंड क्यों लेती है? आप कहिए ना, कांग्रेस पार्टी ने किस किस लिए फंड लिया, आम आदमी पार्टी ने किस लिए लिया, दूसरी जो एनसीपी पार्टी है उसको जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों ने फंड क्यों दिया? चुनाव लड़ने के लिए ही तो दिया। और चुनाव लड़ने के लिए अगर फंड दिया गया, तो जिस व्यक्ति की, विनोद तावड़े की ये बात कर रहे हैं, 5 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ तक, क्योंकि झूठ बोलने की एक हद होती है, लगभग जो है वो 9,90,000 उस होटल से जो है वो रुपए मिले हैं। तो जब बूथ मैनेजमेंट की बात आती है तो पैसा खर्च होता है, और ये सबको पता है कि आम, अगर हम चुनाव की बात करते हैं, सरपंच का चुनाव भी होता है, तो एक सरपंच जो कैंडिडेट खड़ा होता है, उसको मतदाताओं को जो है वो घरों से बूथ तक लाने के लिए जितना भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सारा खर्चा उठाना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, चाय पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, लंगर भी लगाना पड़ता है, लंच भी देना पड़ता है। तो तमाम तरीके के जो है वो खर्चा होता है, लेकिन ये लोग जो है वो उसको भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अकेले ये किसी एक पार्टी की, सब पार्टियों के। इसीलिए आपने देखा कि जो कैंडिडेट होते हैं, किसी के 5 करोड़ खर्च हो जाते हैं, किसी के 2 करोड़ खर्च हो जाते हैं, तो फिर पैसा जाता कहाँ है? और ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं बांटा जाता, पैसा बांटा भी जाता है। तो इस बात पे तो अगर अशोक वानखेड़े जो है वो चुप ही रहे तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि दलाली क्या होती है, इन लोगों से ज़्यादा जो है वो बेहतर कोई समझा भी नहीं सकता। तो इसलिए इनका ये तर्क भी जो है वो बेफालतू का तर्क जो है वो जाता है। और फिर जब आती है एनसीपी और शिवसेना की बात, तो कोई भी जो राजनीतिक दल है, एनजीओ है या किसी की भी, उसकी बोर्ड की जो मीटिंग होती है, तो उसमें जो सदस्य, जहाँ पे मेजोरिटी होती है, उस पार्टी या उस एनजीओ का नाम और सिंबल जो है वो उसी को चला जाता है। तो शिवसेना में भी तो ऐसा ही हुआ है। लेकिन इसको ये समझ नहीं आता, अगर इसको ये लगता है कि एनसीपी में अजीत पवार और उद्धव ठाकरे के साथ, सॉरी, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ गलत किया, तो फिर ये मैसेज जो है वो जनता तक कन्वे क्यों नहीं हुआ? जनता इसको गलत क्यों नहीं मानती? जनता ने इसको वोट क्यों दिया? तो आप इसको भी समझ सकते हैं। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, उन दोनों की स्थिति को अगर आप कंपेयर करके देखोगे, तो आज शिवसैनिक जो है वो बाला साहब ठाकरे के आदर्शों पे चलने वाले लीडर के रूप में जो है वो एकनाथ शिंदे को देखते हैं, उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मातोश्री की सीमा लांघ दी। और जिस तरीके से शरद पवार धृतराष्ट्र की भूमिका में सारा कुछ देखते रहे, और सबके, जिसको हम कहें कि इस पूरे चक्रव्यूह के रचयिता भी वही थे, अब वो खुद फंस गए, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे भी अशोक वानखेड़े की आंखें जो है वो बिल्कुल बंद रही। आरएसएस, और आरएसएस तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि आरएसएस ने तो अशोक वानखेड़े की नंगा करके भेजा है, उसी मराठवाड़ा और विदर्भ से। इनको ये एहसास ही नहीं है कि बटोगे तो कटोगे। जब महाराष्ट्र में ही नहीं चलेगा तो फिर देश के कौन से राज्य में ये नारा चलेगा? और इस नारे का ही परिणाम था कि हरियाणा में जो दुर्गति कांग्रेस पार्टी की हुई, वो इसी नारे की वजह से हुई थी। लेकिन ये इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये नारा जो है वो अब नीचे तक उतर चुका है। और जिस तरीके से मुस्लिम लोगों ने फतवे दिए और मुसलमान एक तरफा वोट दे सकते हैं, तो फिर हिंदू क्यों नहीं दे सकते? तो इसलिए मैं कहता हूं, इन लोगों ने ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया, इन्होंने जो है वो सरकारी एजेंसियों को दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन इन लोगों ने एक बार भी ये बात नहीं की कि राहुल गांधी इस पूरे चुनाव में कहां था। आखिर क्यों ये लोग जो है वो एक दूसरे से लड़ रहे थे सीएम की कुर्सी के लिए? क्यों इनका जो है वो मुख्यमंत्री पद का जो है वो बंटवारा नहीं हो रहा था? और फिर ये लोग जो है वो उनके जीतने की बात करते हैं, तो ये लोग जो है वो इसी तरीके से चुनाव चलते रहेंगे, परिणाम आते रहेंगे, और ये लोग छाती पीटते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस लिब्रांडू गैंग की अगर हम सीधे तौर पे और सही तरीके से बात करें, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में ये एक्सपोज जिस तरीके से होना शुरू हुए हैं, इनको उठने का मौका ही नहीं मिल रहा, और फिर एक के बाद एक इनको जो है वो झटके लगते जा रहे हैं। तो बुखार किसको है, आपको पता चल गया होगा। ये राष्ट्रवाद जो लोग हैं, जो देश हित में सोचते हैं, ये, और जो धर्म की विशेष के बारे में सोचते हैं,
उन लोगों को बुखार नहीं है। बुखार जो है वो अशोक वानखेड़े का है, और मुझे लगता है कि शायद अब एक्सरे की ज़रूरत भी जो है वो बहुत जल्द अशोक वानखेड़े को ही पड़ने वाली है। सवरा भास्कर का हाल आपने हाल देख लिया, जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी नबी को लेके, और उस गली में जहाँ अपने पति को जिताने के लिए, और कल से ट्रोल हो रही है, क्या हाल हुआ वहाँ पे। तो ग्राउंड धरातल की स्थिति को जो है वो समझना चाहिए, लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। मुद्दे अपनी जगह होते हैं, लेकिन चुनाव के अंतिम समय तक आपने जिस बात को पहुंचाना होता है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर बटोगे तो कटोगे चला ही नहीं, तो विपक्ष और फिर अशोक वानखेड़े हो गए, सत्य हिंदी वाले आशुतोष हो गए, रवीश कुमार हो गए, अजीत अंजुम हो गए, ये लगातार बटोगे तो कटोगे और योगी के ऊपर ही वीडियो क्यों बना रहे थे? क्या जरूरत थी आप लोगों को? इसका मतलब धरातल पे तुम लोगों को दिख रहा था, और तुम लोग जो है वो उसकी काट निकालने के लिए बार बार जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे कि देखो जी, ये ग्राउंड पे नारा नहीं चल रहा। तो बात उसी की होती है जो धरातल पे चल रहा होता है, इसलिए तुम लोग जो है वो बार बार चिल्ला रहे थे। और मैं इसलिए कहता हूं ये बातें, और बिल्कुल जो है वो स्पष्टता से कहता हूं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, अशोक वानखेड़े ने, एक दिन बाद में, जब एग्जिट पोल आए उसके एक दिन बाद जो है वो अपना एग्जिट पोल जारी किया था। और मैंने उससे 2 दिन पहले, जब चुनाव भी नहीं हुए थे उससे पहले जो है वो मैंने एक वीडियो बनाया था महाराष्ट्र और झारखंडा में। आपको जाके देखिए, आप चेक करके देखिए, उसी विदर्भ और मराठवाड़ा में मैंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सीटें दी थी, और पूरे महाराष्ट्र में मैंने आकलन किया था, और मैंने बात की थी उसमें कि 115 से नीचे भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी, और मैक्सिमम 125 और 130 तक भी जा सकती है। और मैंने ये भी बोला था कि शिंदे और बीजेपी जो है वो अजीत पवार की जरूरत नहीं है, मेजोरिटी के साथ सरकार बना सकते हैं, इतनी सीटें इनकी जीत के आएगी। तो फिर हम लोगों ने किस तरीके से आकलन किया, और वो भी चुनाव पढ़ने, जिसमें कहें कि मतदान होने से पहले किस तरीके से आकलन करके ये कह दिया कि ये स्थिति जो है वो महाराष्ट्र में चल रही है। हो सकता है हम भी गलत हो जाते हैं, लेकिन जो हमने लगा, जो हमने देखा, जो हमने फील किया, वो हमने जो है वो उससे पहले, चुनाव से पहले उसकी बात की, और वो जो है वो ग्राउंड पे होता हुआ नजर भी आ रहा है। ठीक ऐसे ही झारखंडा में भी मैंने जो वीडियो में बात की थी कि सांसें फुलाएगा, और हुआ भी वही। तो ऐसा क्यों हुआ? वहां पे तो तब तो कोई ईवीएम की बात नहीं चल रही थी। तो ये स्थिति है इन लोगों की। तो अब आप लोगों को जो है वो ज़रूरत है ऐसे लोगों को एक्सपोज़ करने की, और आपको भी समझना चाहिए, जब तक इन लोगों को हम एक्सपोज़ नहीं करेंगे, ये लोग जो है वो सुधरने वाले नहीं हैं। 1-2 चैनल वाले तो सुधर गए हैं, उनकी स्थिति क्या है वो आपको पता चल ही गई होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।